नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लेकर आए हैं नया सवेरा। बिल्कुल, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, आपको बताएंगे प्रेस रिपोर्ट्स और आत्मनिर्भर होते भारत की भी बात होगी। साथ ही साथ आर्थिक विकास की दिखेगी झलक और खेल जगत में क्या हुआ है हिट, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, बात करेंगे इस पर भी। और इसके साथ ही हम करेंगे टेकटॉक पर भी, वहां नजर डालेंगे, वर्ल्ड वॉच पर भी हमारी नजर रहेगी और हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मैं हूं संध्या शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में विकसित भारत पर 2 दिवसीय सम्मेलन मंथन का करेंगे उद्घाटन। 2047 तक देश को विकसित बनाने के रणनीतिक रोडमैप पर होगी चर्चा। भारत ने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को लेकर फिर जताई अपनी प्रतिबद्धता। कहा, संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता देने की भारत की प्राथमिकताओं पर दिया जोर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। इस बार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज पेश करेंगे चुनौती। गत विजेता नीरज की खिताब बरकरार रखने पर होगी नजर। और आइए अब शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। सबसे पहले बात संध्या कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। बिल्कुल, और अमित शाह के कल शाम पटना पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह आज रोहतास जिले के डेहरी और उसके बाद दोपहर में बेगूसराय जाएंगे। दोनों जगहों पर 20 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी। आज सुबह 10 बजे डेहरी में अमित शाह मगध और शाहबाद क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में मगध और शाहबाद क्षेत्र के भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह इनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। डेहरी के बाद दोपहर करीब 2 बजे गृह मंत्री बेगूसराय पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। इसमें पटना, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा जिले के बीजेपी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। और कल पटना पहुंचने पर अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर औपचारिक बैठक भी की थी। और वही अगली खबर आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनके कलर फोटो भी होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए चुनाव नियमों में ईवीएम मतपत्रों की डिजाइन और प्रिंटिंग से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। लगातार मुकुल हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग भी कितनी पारदर्शिता बरती जा सकती है, उसको लेकर के नया कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब रंगीन फोटो यानी कलर फोटो उम्मीदवारों का नजर आएगा। आयोग का कहना है कि हम नाम वाले उम्मीदवारों की वजह से अक्सर मतदाताओं को थोड़ा सा
यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, संशय रहता है और ऐसे में इसके समाधान के लिए अब ईवीएम पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर भी लगाई जाएगी ताकि मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट की सही से पहचान कर सकें और उसे वोट दे सकें। बिहार में आप बता दें, विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने किसी भी समय की जा सकती है। ये नया नियम लोकसभा और विधानसभा के सामान्य चुनावों के साथ साथ उपचुनावों में भी लागू होगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। और खासतौर से आपको बता दें यहाँ संजय, किस तरीके से जो नया रंग रूप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार खासतौर से अगर बात की जाए, जो बैलेट पेपर है उस पर उम्मीदवार का सीरियल नंबर बाईं ओर छापा जाएगा और इसके साथ साथ बैलेट पेपर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह दाईं ओर नजर आएगा, यानी कि दाईं ओर आपको चुनाव चिन्ह नजर आने वाला है। सीरियल नंबर भारतीय अंकों में बोल्ड और बड़े फॉन्ट में होगा ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। उम्मीदवार की फोटो रंगीन होगी और फोटो का आकार 2 बाय 2.5 सेंटीमीटर का होगा। यानी अब जो फोटो है वो भी थोड़ी बड़ी दिखेगी, साफ दिखेगी। उम्मीदवार का फोटो स्पष्ट दिखना चाहिए। ये लगातार कोशिश की गई है चुनाव आयोग द्वारा, क्योंकि इसमें उम्मीदवार का चेहरा करीब अगर देखा जाए तो 3/4 हिस्सा इसमें अब दिखना चाहिए। पहले इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं स्पष्टता नहीं थी। सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम बड़े फॉन्ट में छापे जाएंगे, जिससे कि जो कन्फ्यूज़न है, संशय है, वो ना हो। लोकसभा के लिए सफ़ेद और विधानसभा के लिए गुलाबी कागज़ पर छपेंगे बैलेट पेपर जो हैं, और इसके साथ साथ बैलेट पेपर छापने का काम सरकारी या अर्ध सरकारी प्रेस में होगा। बिल्कुल, तो लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर के जहां राजनीतिक दल ने कमर कस ली है, वहीं निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी कम नहीं है। बिल्कुल, और काफ़ी बड़े स्तर पर तैयारी जो है वो करनी पड़ती हैं। फिर चाहे बिहार चुनाव की बात हम करें या दूसरी जगह अब आने वाले समय में जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होने, तो एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और निर्वाचन आयोग का लगातार ये फोकस होता है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए और उसी लिए और साथ साथ पारदर्शिता पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, और बात आपने फोकस की कही है तो एक और खबर इससे संबंधित है। फोकस वाली क्या है वो बता दें। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा संपदा महानिदेशालय इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय है विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए रणनीतिक कार्य योजना। यह सम्मेलन रक्षा भूमि प्रबंधन की पुनर्कल्पना, उन्नत डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने तथा शासन के ढांचे और स्थिरता को सुदृढ़ करने में रक्षा संपदा विभाग की उभरती भूमिका पर केंद्रित होगा। बिल्कुल, और इस सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र में भूमि प्रबंधन के लिए भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठ सरकारी और अधिकारियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के ज्ञानवर्धक सत्रों और व्याख्यानों से संबंधित एक श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र में रक्षा भूमि प्रशासन के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में रक्षा संपदा विभाग की उत्कृष्ट पहलों और उपलब्धियों का उल्लेख करने से संबंधित एक विशेष प्रस्तुति होगी और साथ ही साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत की कार्य योजना का भी खाका तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सम्मेलन के दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि, भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सुबीर मलिक सहित अन्य प्रमुख विचारकों और विशेषज्ञों के सत्र आयोजित होंगे। ये सम्मेलन रक्षा भूमि प्रबंधन को प्रधानमंत्री के 2047 तक उन्नत, डिजिटल रूप से सशक्त और भविष्य के लिए तैयार विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा संपदा विभाग, जो देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन करता है, वह भूमि प्रबंधन, नीति निर्माण और रक्षा अवसंरचना के लिए सतत भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण भी किया। आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे।
और इस सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व की, जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार अगर देखा जाए जिन्होंने ऐतिहासिक और निर्णायक फैसले लिए हैं और खासतौर से संध्या उनके साहसिक और कर्मठ नेतृत्व के कारण ही हम मान सकते हैं कि जनता ने लगातार तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री पद की कमान सौंपी है। कैसे पीएम मोदी के फैसलों ने देश की तस्वीर बदली, आइए देखते हैं। एक नेता जिसने न सिर्फ भारत को बदला बल्कि भारत की सोच, भारत की छवि और भारत का भविष्य ही बदल दिया। ये कहानी है अजेय योद्धा नरेंद्र मोदी की। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 13 साल तक गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर 2014 में देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और फिर इतिहास गढ़ा गया। पीएम मोदी ने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलाया। नेहरू के बाद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 बार बहुमत के साथ देश की कमान को संभाला है, और वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार की दाग के। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी भाजपा की चुनावी जीत की पहचान बन गए हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा का स्ट्राइक रेट लगातार बेहतर रहा है और देश के नक्शे पर पार्टी की पकड़ और मजबूत हुई है, जिससे भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई नेता होगा जो लगातार लोकप्रियता के शिखर पर बना हुआ है और सुशासन के द्वारा बार बार लोगों का मैंडेट उनको मिल रहा है। मोदी फैक्टर मुझे लगता है भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी के शासनकाल में जब जब किसी ने देश पर आंख भी उठाई तो जवाब भी जबरदस्त मिला। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब आतंक को छोड़ता नहीं, ध्वस्त कर देता है। पीएम मोदी के लिए मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता मजबूत कदम है। 2014 के भारत और आज के भारत में फर्क साफ है। देश में एयरपोर्ट दोगुने हुए, हाईवे का जाल बिछा, एम्स और मेडिकल कॉलेज की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। नरेंद्र मोदी जैसा एक विजनरी लीडर ही ऐसा कर सकता है। गरीब का बैंक खाता खुलवाया जनधन से, स्वास्थ्य की गारंटी दी आयुष्मान योजना से, महिला की रसोई में धुआं हटाया उज्ज्वला से। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरी दुनिया को योग का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। भारत ने G20 की अध्यक्षता कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया को दिखाया। कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए पूरी दुनिया को राहत दी और पेरिस में AI समिट में भारत ने तकनीकी नेतृत्व का परचम लहराया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्वाड, ब्रिक्स, G20 से लेकर SCO तक हर मंच पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। वो नेता जो जनता से सीधे मन की बात करता है, वो प्रधानमंत्री जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति से जुड़ता है, वो है नरेंद्र मोदी। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सालों का सफर, जिसमें सिर्फ फैसले नहीं हुए बल्कि बदलाव हुए। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा किया।
तो देखा आपने आखिर क्यों जन जन के प्रधानमंत्री कहा जाता है पीएम नरेंद्र मोदी को। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भी भेजे। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी, तो उनके साथ साथ अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपकी 75वीं सालगिरह पे मैं और मेरा परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं। आपकी अच्छी सेहत, आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। एक क्षण जो मेरे जीवन में आजीवन मुझे याद रहेगा वो ये है कि साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जब आप हम सबसे वेटिंग एरिया में मिलने आए थे। फिल्म खत्म हो चुकी थी, 5-7 मिनट बाद आप हम सबसे मिलने आए और मैंने नोटिस किया कि आपकी आंखें तब भी नम थी। वो इस बात का प्रतीक है कि हम सब का प्रयास, वो कहानी का गहरापन आपके दिल तक पहुंचा। उसके बाद आपने हम सब के काम की प्रशंसा की, हौसला अफजाई की। उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका आजीवन धन्यवाद करते हैं। प्लीज टेक गुड केयर सर। Lots of love. Jai Hind. I would like to wish our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. I speak on behalf of the Indian Chess Fraternity and the World Chess Federation, FIDE, in thanking the Prime Minister for his continued support for sport. And we send our best wishes on this happy milestone. I would like to extend my warmest felicitations and greetings to Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Right from the time that he took over as the Prime Minister, he has had many initiatives and achievements to his credit. The number of countries which are members of the United Nations is 193 when it was just about 50 odd in 1945. In terms of countries' economic power, military power, political influence, there is a huge change. And India, of course, as the 4th largest economy, as the most populous country, as very influential player in global affairs, has is playing a very important role and needs to be as a permanent member of the UN Security Council. तमाम शेफ्स की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत काम किया है इस देश के लिए इतने सालों में और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं इंडिया के बाहर जाता हूं और लोग भारतीय खाने की जो भारतीय खाना उन ऊंचाइयों को छू रहा है आज, उसकी बात करते हैं। हमारा खाना, हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे काम को जो आज पहचान मिल रही है, सिंगुलरली वी आर वेरी थैंकफुल टू। सॉफ्ट पावर और खाने को और अपने कल्चर को और हमारी उस संस्कृति को जो कि बहुत बारीकी से हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई है, दुनिया तक पहुंचाने में और उसका लोहा मनवाने में जो कंट्रीब्यूशन आपका है सर, किसी का नहीं है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। इस दौरान दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी की तस्वीर से जगमगा उठी। बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी की तस्वीरें दिखाई गईं और साथ ही हैप्पी बर्थडे लिखकर उन्हें विश भी किया गया। पूरा बुर्ज खलीफा अलग अलग लाइट से जगमगाता रहा। और आपको बता दें इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। जी हां, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चमोली में एक बार फिर से बादल फटने की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर,
जिसमें आपको बता दें 8 लोगों के लापता होने की अभी तक जो खबर है वो मिल रही है। हालांकि मेडिकल टीम जो है मौके के लिए रवाना हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो एम्बुलेंस है वो मौके पर पहुंच चुकी है। मेडिकल टीम जो है, साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है वो रेस्क्यू में लगा हुआ है। तो उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बादल फटने की खबर सामने आई है और जिसमें करीब 8 लोगों के लापता होने की भी खबर आ रही है। बिल्कुल, और राहत और बचाव कार्य की शुरुआत अगर देखी जाए तो मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम भी पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू में जुट चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम की मार उत्तराखंड झेल रहा है और ऐसे में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है, जहां उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि 8 लोगों के लापता होने की अभी प्राथमिक सूचना मिली है, जिसको लेकर के राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, खोजा जा रहा है लापता लोगों को। मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम भी पहुंच चुकी है। तो लगातार हम देख रहे हैं, मौसम विभाग ने भी हालांकि अलर्ट जारी किया हुआ था और देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा किस तरह से उत्तराखंड को घेर रही है। एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। दृश्यों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां नजर आए बादल फटने के बाद, और 8 लोगों के लापता होने की सूचना भी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं किस तरीके से भयावह मंजर जो कि नज़र आ रहा है इन तस्वीरों में। और कल भी हमने देखा था, देहरादून से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बादल फटने की खबर सामने आई थी। फिलहाल हमारे संवाददाता भानु नेगी चमोली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भानु, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? सर, अभी अगर ये जो दुर्घटना की बात हम दुर्घटना कहेंगे, क्योंकि कल रात को देर रात बहुत ज्यादा बारिश यहाँ हुई है और इस बारिश के कारण जो है नंदा नगर में 2 जगह बादल फटने की घटना सामने आई है। और इस बादल फटने की घटना के कारण जो है वहाँ पर जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक 10 लोगों के लापता होने की बात वहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ साथ अभी बात करें कि अभी एसडीआरएफ की टीम जो है रवाना हो चुकी है, डॉक्टरों की टीम वहाँ पर रवाना हो चुकी है और इसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी जो है वहाँ पर लगातार जो है अब राहत और बचाव कार्य को तेज करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल भानु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये वो कौन सा उत्तराखंड का इलाका है जहां पर बादल फटने की घटना हुई है, साथ ही साथ आसपास के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं? जी, निश्चित तौर पर ये चमोली जनपद के नंदा नगर घाट ये जगह पहले कही जाती थी, अब ये नंदा नगर हो गया है। और नंदा नगर के पास में ही जो है ये जो 2 वार्ड हैं उनमें जो है ये घटना सामने आई है। और ये आसपास के जो इलाके हैं उसमें जो है पहले से ही यहाँ पर एक बहुत बड़े इलाके में भूस्खलन की घटना भी सामने आई है और उसको भी जो है स्वयं जो है शासन प्रशासन द्वारा विस्थापित करने की बात कही की थी। उनको जो है शिफ्ट किया गया था, सुरक्षित स्थानों पर जो है रखा गया था। लेकिन कल रात जो है देर रात जब बारिश हुई है तो उस घटना में जो है 10 लोग जो है अभी लापता है और इस घटना के बाद जो है शासन प्रशासन लगातार वहां पर राहत देने का काम भी वहां पर करने जा रहा है। जी बिल्कुल भानु, जैसा आपने बताया करीब 8 से 10 लोग अभी लापता हैं और इसके साथ साथ इस तरह की भी खबर है करीब 2 से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित बचाया गया है। जी, अभी जो है राहत और बचाव कार्य में थोड़ा मुश्किलें हो रही क्योंकि अभी हल्की बूंदाबांदी और बारिश जो है वहाँ पर लगातार जारी है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो बचाव कार्य है उसको जो है करने में बड़ी दिक्कत, क्योंकि अभी नदी वहाँ पर उफान पे है और इस तरह से जो है अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी अन्य जो है राहत और बचाव के दल जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर आर्मी या जो ITBP है, तमाम जो संस्थाएं हैं जो राहत और बचाव कार्य के लिए जो है नामी है, उनको जो है वहाँ पर भेजा जाए और तुरंत जो है वहाँ पर शासन की ये कोशिश है, प्रशासन की ये कोशिश है कि वहाँ पर जल्द से जल्द जो है राहत और बचाव कार्य को त्वरित गति से किया जाए और जो लोग लापता है उनको सर्च करने का अभियान तेज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल भानु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए, लगातार अगर देखा जाए आसमान से जो आफत है वो बरसती हुई नजर आ रही है। कल देहरादून में बादल फटा, आज चमोली के नंदप्रयाग में भी हमने देखा इस तरह की तस्वीरें और कहीं ना कहीं उसी वजह से संध्या अगर देखा जाए जो तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और मुश्किलें जो हैं लोगों की वो बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, मवेशी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, भूस्खलन लगातार होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो त्वरित कार्रवाई करता हुआ भी स्थानीय प्रशासन नजर आ रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से 8 लोग हालांकि लापता होने की सूचना सामने आ रही है, लेकिन लगातार SDRF, NDRF तुरंत मौके पर पहुंची, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ा रही है। जी
और फिलहाल जो खबरें हैं कुछ उनसे आपको आगे भी हम रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहे छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, आज इसके लिए मतदान होगा और डूसू चुनाव अक्सर दिल्ली और उसके बाहर के युवा राजनीति की दिशा तय करते हैं। डूसू चुनाव ने केंद्र की राजनीति में भी कई दिग्गज नेता दिए हैं। देश के सबसे बड़े छात्र चुनाव में से एक माने जाने वाले इस चुनाव में 2.75 लाख से ज्यादा छात्र मतदान करेंगे और साथ ही इसके नतीजे तय करेंगे कि आगामी वर्ष के लिए छात्र संघ का नेतृत्व कौन करेगा। वोटिंग 2 पालियों में होगी। दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा। ABVP, NSUI और SFI आइसा के बीच कड़ा मुकाबला है। साथ ही आपको बता दें RSS समर्थित ABVP के प्रत्याशी आर्यन मान हैं और आर्यन मान MA लाइफ साइंस के छात्र हैं। कांग्रेस समर्थित NSUI की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी बौद्ध अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वहीं लेफ्ट समर्थित SFI आइसा से अंजलि इस मुकाबले में उतरी हैं। अंजलि इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा हैं। डूसू चुनाव की मतगणना कल यानी 19 सितंबर को होगी। और हमारे साथ फिलहाल गिरीश जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। गिरीश, जानना चाहेंगे आपसे, काफी अहम है डूसू चुनाव की जब हम बात करते हैं, किस तरह का माहौल वहां फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए मुकुल और संध्या, मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 के लिए लगभग तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी से कुछ मिनटों के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के 52 जो केंद्र हैं वहां पर डूसू के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। 8:30 बजे से शुरू होकर ये मतदान 1 बजे तक चलेगा। जो डे शिफ्ट में कॉलेज चलते हैं उनके लिए और जो इवनिंग शिफ्ट में कॉलेज चलते हैं उनके लिए शाम को 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का समय रखा गया है मतदान के लिए। और सबसे खास बात यह है कि करीब इस बार 3.25 लाख जो वोटर हैं डूसू के लिए वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। और ऐसे में क्योंकि डूसू एक बड़ा चुनाव होता है, ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा जिम्मा होता है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। मेरे कैमरा सहयोगी केशव से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी घटना ना घटे। उसको लेकर पूरे खास इंतजाम किए गए हैं। तमाम चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो कॉलेज हैं, कॉलेज में केवल जो विद्यार्थी हैं वही जा सकें, कोई इधर उधर की गाड़ियां ना जा सकें, उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और EVM पे ये आज वोटिंग शुरू होनी है और अब से कुछ मिनटों बाद यानी कि 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक ये मतदान चलना है जो डे शिफ्ट में चलेगा और इवनिंग शिफ्ट के अंदर 3 बजे से ये मतदान शुरू होगा। जी बिल्कुल। सबसे खास बात यह है कि कुल 21 उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में हैं मुकुल, और सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो अध्यक्ष पद पर हैं, यानी कि 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बिल्कुल देखना होगा किस तरीके से यहाँ के जो परिणाम है वो कल नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
के बीच हम बता रहे थे किस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। कुछ देर बाद जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। और वहीं अब आइए आगे बढ़ते हैं। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह बदल गई है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी और बन रहे हैं पक्के रास्ते। बिल्कुल, और सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। कैसे बदल रही गांव की सूरत, देखिए हमारे इस खास पेशकश मेरा गांव आज में। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जिस प्रकार से ग्राम विकास की ओर है, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे यहाँ पंचायत लर्निंग सेंटर्स बनाए गए हैं कि पंचायतें कैसे काम कर सकती हैं। तो उसके लिए सरकार ने हमें 7 लाख रुपए का अलग से फंड दिया है, जिसके माध्यम से हमने यहाँ पर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करवाया है, जिससे कि हमारे पास राजस्थान ही नहीं और राज्यों के भी पंचायत प्रधान, सरपंच और यहाँ पर आते हैं और सीखते हैं। मोदी जी जब से 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का निर्माण किया और गांव में भी जो गंदगी पर जो काम हुआ है, तो कैसे गांव साफ़ हो रहे हैं, आज उसके लिए हम पंचायत से टेंडर बना सकते हैं। पहले BSR रेट्स नहीं होती थी, लेकिन आज BSR रेट्स हमारी जो निर्धारित करने के बाद हम लोग आज सफाई के लिए भी हमारा एक फंड तैयार कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के माध्यम से चाहे किसानों की सम्मान निधि हो, विधवा वृद्धा पेंशन हो, या कोई मुआवजे के पैसे हो, या अन्य जो सरकारी स्कीमें हैं, उनको डायरेक्ट पात्र को उसके खाते में पहुंचाया जा रहा है। ये एक देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को नरेगा में काम मजदूर मिलती है और हमारे साथ महिलाएं बहुत सारी है, उनको भी मिलती है और हम देखभाल अच्छी बात करते हैं। ये फायदा ये नरेगा का काम आने से हम पैसे के लिए दुख नहीं पाते। सामान ले आते दुकान से, बच्चों को काट के दे देते हैं, लाते कॉपी किताब, तो परेशानी नहीं आती है हमारे। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि के अलावा और भी जो योजनाएं लागू की है, उसका बेनिफिट हर किसान को मिल रहा है। खाद है, बीज है और अन्य चीज़ें हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले भी प्रधानमंत्री रहे, पर पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की योजना लागू नहीं की है। ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये योजना लागू की है। इनको मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भारतीय आयुष्मान योजना जो चलाई है, उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं, जिसके कारण मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था, जो कि मेरे जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ था। इसके जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ था, तो इस वजह से मैं इस आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आयुष्मान कार्ड से मेरा बच्चा है ना बहुत ठीक हो गया, धन्यवाद उनको। पहले जब हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे तो लकड़ियों का अरेंजमेंट करना पड़ता था, लकड़ियाँ गीली रहती थी तो खाना बनाने में बहुत ही समस्या होती थी, धुआं होता था, आंखें जलती थी, खांसी भी हो जाती थी, उसमें बच्चे परेशान रहते थे, बहुत ही परेशानियों का
सामना हमें करना पड़ता था। लेकिन जब से उज्ज्वला योजना आई है तब से हमारे पास में एक अच्छी इतनी बढ़िया सुविधा हो गई कि जब चाहे जब हम खाना बना लेते हैं। बच्चे कभी फरमाइश करते हैं तो उनके लिए भी अच्छे से हम लोग फटाफट कुछ भी बना लेते हैं। पहले बहुत ही समस्याएं हमें होती थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता कि हमारे यहाँ बहुत सारे काम दिए, सीसी सड़क, सीसी नाली और पुल पुलिया से लेकर पूरा, और नल जल योजना के साथ घर घर पानी जाना, और पूरा शौक से पहले रोड नाली नहीं था, अभी रोड भी बना, पुलिया भी बना, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो नल जल योजना के साथ घर घर पानी पहुँच रहा है और सभी विकास काम हो रहा है। जब से मोदी जी ने हमारे पंचायतों को पैसा देना चालू किया है, पहले सड़क नहीं थे, अभी पक्का सड़क बन रहा है। घर घर में पानी का परेशानी हो रहा था, अभी घर घर में पानी आ रहा है। फिर टंकी का व्यवस्था नहीं था, गांव में 2-2 टंकी लग गया है। फिर जिसको घर आवास नहीं था वो आवास मिल रहा है। और हमारे पंचायत में बहुत सारा काम हुआ है, जैसे बाजार सेट है और सामुदायिक भवन है, मंदिर का सेड मन है, हर गुड़ी के नाम से 5-5 लाख पैसा मिला है। मैं पहले एक मिट्टी से घर में थी और प्रधानमंत्री ने मेरे को घर आवास दिया, पानी पाइप दिया, शौचालय दिया। आज मैं अच्छे से हूँ। मेरे पति काम में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, अभी मैं खुशी से हूँ। प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज कोरेगाव भीमामध्ये पाहिलं तर जलजीवनचं काम मोठ्या प्रमाणावरती चालू आहे, परंतु काही दिवसापूर्वी आपल्या नळाला खराब पाणी येत होतं, त्यामुळे नागरिक त्रस्त होते आणि तो प्रश्न सोडवण्यासाठी जलजीवनची स्कीम आल्यानंतर गावात आनंद झाला। जलजीवनच्या मार्फत 22 कोटी रुपये आपल्याला शासनाकडून मिळाले। प्रोजेक्ट चालू करण्यासाठी महत्त्वाची जागा लागत होती, ती जागा आपल्याकडे नव्हती। ती जागा बऱ्याच ठिकाणी आम्ही प्रयत्न केला, जागा भाडेतत्त्व घ्यायची, जागा विकत घ्यायची किंवा कुणाकडनं दान घ्यायची, परंतु कुणी सपोर्ट केला नाही। मग त्यानंतर एक अशी आयडिया आली की फॉरेस्टची जागा आपल्या गावामध्ये आहे, ती जागा जर मिळवली तर आपल्याला गावासाठी फायद्याची होईल। 9 ते 10 महिने आम्ही सर्वांनी पाठपुरावा केला, त्यामध्ये गावांनी पूर्ण सपोर्ट केला आणि आपल्याला फॉरेस्टची जागा मिळाली आणि गावाला आता शुद्ध पाणी मिळणार आहे। पंतप्रधान साहेबांनी ही योजना चालू केली आणि प्रत्येक देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला शुद्ध पाणी मिळवण्याचे त्यांचे जे ध्येय होतं त्यामुळे हे साध्य होणार आहे। कोरेगाव भीमामध्ये जलजीवन मिशनचे भी काम चांगले चालू आहे। दुसरी गोष्ट छोटी मोठी कामं, रस्त्यांची कामं चांगली चालू आहेत, गटर लाईनची कामं चांगली चालू आहेत। आता एक मोठं गटर लाईनचं काम त्यांनी केलेलं आहे, आदर्श सरपंच श्री संदीप डेरंगे यांनी। ही जुनी शाळा होती, यामध्ये कौलारू शाळा होती आणि ही शाळा डेव्हलप करण्यासाठी गावातील नागरिक असतील, आपल्या गावात जी मोठा इंडस्ट्रियल बेल्ट आहे त्या इंडस्ट्रीमधून जो CSR आपल्यामध्ये आलेला आहे त्या CSRच्या मार्फत या शाळेची पूर्णपणे डेव्हलपमेंट झालेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही योजना आली, SI आणि PF ह्याचे पैसे आम्हाला त्यांनी त्या योजनेमधून मिळवून दिले। मग त्यानंतर त्या PFची आणि SIची पेन्सिल आम्हाला 24,000 रुपये दर महिना मिळायला लागली। तेव्हापासून आमची परिस्थिती जरा व्यवस्थित झाली। PM किसान योजनेचा सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे। माती परीक्षण हे केल्यामुळे बरेचसे शेतकऱ्यांना फायदा झालेला आहे। सरकारने ज्या नवीन योजना आणलेल्या आहेत त्या योजनामुळे काम फास्ट होत आहे। सुरुवातीला जर आपण पाहिलं तर लेंदी प्रोसेस होती, त्या प्रोसेसमुळे नवीन एखादा कारखानदार असेल त्यांना नवीन परमिशन असेल, येणे करणं असेल, नवीन इंडस्ट्री लावणे असेल, यासाठी वेळ लागत होता। आता एकदम फास्ट झालेलं आहे, डिजिटल झालेलं आहे। सरकारचा आपण निधी 14 वित्त आयोग असेल, 15 वित्त आयोग असेल, आता नवीनही वित्त आयोग आपल्याकडे जमा होणार आहे। याच्यातून डायरेक्टली ग्रामपंचायतला पेमेंट येत आहे आणि ग्रामपंचायतून नवीन योजना आपण राबवत आहे। SBM के तहत जो पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत SBM के तहत जो है शौचालय का निर्माण काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचायत घर के साथ ही बस स्टॉप में नज़दीक डायरी फार्म के पास
और जहाँ राशन का डिपो है वहाँ पे भी हमने शौचालय का निर्माण किया है। 4-5 शौचालयों के निर्माण हमने किए जिसमें लोगों को सुविधा हो रही है। काफ़ी रास्तों का निर्माण हुआ, हरजन बस्ती ग्यूला में पक्के रास्ते का निर्माण हुआ और सभी वार्डों में जो है काफ़ी जीपीडीपी का कार्य जो हमने किया। इसमें सड़कों का निर्माण भी हुआ, मंदिरों के लिए सड़कें निकाली गई और रास्तों का भी, पक्के रास्तों का भी निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि इसमें जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको धनराशि प्रदान की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योजना है। और इसमें जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है और जो उनके बच्चे होते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है उनके पोषण और उनके पालन के लिए। और केंद्र सरकार द्वारा यह योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे भी ऐसी योजना चलाई जानी चाहिए, और मुझे भी इस योजना का बहुत लाभ मिला हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका मुझे भी लाभ मिल रहा है। जो सालाना हमें 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आती हैं जिसका हमें लाभ मिल रहा है, जिससे हमें अपने खेतों के लिए औजार, खाद इत्यादि लेने में जो है बहुत सहायता हो रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे भी स्कीम चली रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर की सुविधा मिली है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार की योजनाओं में हमें सबसे पहले तो सड़क की बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है, रोड चौड़े हो गए हैं और जैसे आने जाने में हमें पहले यहाँ से मंडी जाते तो हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता था, अब हम नॉर्मली आधे घंटे में यहाँ से मंडी पहुँच जाते हैं, मझवाड़ से मंडी में। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में 3rd फेज़ में हमें जैसे 2 साल पहले हमें पैसे मिले थे, उसके बाद अभी जस्ट 1 महीना पहले यहाँ पर सड़क का पूरा काम हुआ, जैसे रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले के ज़माने में इतने पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि कई ग्राम वासियों के सरपंच काम नहीं कर पाते थे। अभी के समय में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से बहुत ही अच्छा गांव में लाभ होता था, जिससे कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि उनकी योजनाओं के कारण आज हमारे गांव में बहुत सारी सुविधाएँ मिली। मोदी सरकार द्वारा कहा गया कि गांव का पानी गांव में हो, इस वाक्य के द्वारा हमारे सरपंच द्वारा, पंचायत सरपंच द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। गांव में जो मोदी सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में जो काम किया जा रहा है वो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। हर घर को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उनको हर बात सुविधा दे रहे हैं। छात्रों को पढ़ने के लिए पुस्तकें, गणवेश, साइकिल और छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति और रहने के लिए छात्रावास खोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे गांव को विकास हो रहा है। घर मिल गया, मकान मिल गया, फिर गैस बाटलो मिल गया, बाथरूम लेटरिन सब मिल गई, आयुष्मान कार्ड सब मिल गया। मोदी जी को धन्यवाद, वो भाषण दिए तो हमको तो मिल गया। पहले सड़क यहाँ नहीं थी तो पूरा कीचड़ वाला रास्ता था तो निकलना मुश्किल था, अभी आने जाने में अच्छा हो गया। ये आदिवासी क्षेत्र है और ये गांव में ऐसी सड़क कभी नहीं थी, और जैसे मोदी जी की योजना गांव-गांव में ये बहुत अच्छी योजना आई है और सड़क बन गए। मोदी जी को धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना निकाली, गैस सिलेंडर से भी खाना बना लेते हैं। गैस वो सरकारी मिली, पहले लकड़ी से खाना बनाते थे, धुआं होता था, प्रदूषण फैलता था। अभी अच्छी योजना है। पहला कच्चा था, अभी पक्का बन गया। तो क्या समस्या आती थी पहले? पहले
छत के पानी कच्चा मकान में पानी गिरता था, अब छत पर पानी नहीं गिरता है। 1,20,000 मिला, पक्का मकान बनाया, मोदी साहब ने दिया, हमारा पक्का मकान बन गया। मंदिर के धन्यवाद। मोदी जी का कहना है कि गांव का पानी गांव में ही रहे करके ने बोले, तो सर ये लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं कि गांव का पानी गांव में ही रहने से वाटर लेवल ऊपर तक रहता है, हेडपंप में पानी नहीं खत्म होता, कपिल धारा में नहीं होता, इसमें सिंचाई करने में लोगों को दिक्कत नहीं आती है। सर मोदी जी का आने में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पहले की सरकार में इतना कार्य नहीं होता था, ज़मीनी स्तर पे नहीं होता था। अभी सर जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसा ज़मीनी स्तर पर कार्य हो जाता है। सर जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, एक बटन दबाता तो लोगों के खाते में पेमेंट आ जाता है, अभी यह हकीकत में बदल हो रहा है। सर तो देखा आपने किस तरीके से ना सिर्फ लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हुई हैं, बिजली की बात की जाए, मकान की बात की जाए, पानी की बात की जाए, तमाम सुविधाएं जो हैं अब गांव तक पहुंच रही हैं और उसी वजह से जो तस्वीर है गांव की वो धीरे धीरे बदलने लगी है। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए DBT के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अपने सफर को बढ़ाते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों की, जहां कौन कौन सी खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो प्रेस रिपोर्ट में आइए पहले बात कर लेते हैं जनसत्ता में जो खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई है, जिसमें सीधे तौर पर बताया है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में सभी ने सुना कि किस तरीके से हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने आज जिक्र किया और बताया कि किस तरह के हालात रहे थे और हाल ही में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे एक आतंकवादी ने रो रो कर अपनी जो स्थिति थी वो बयां करी, यानी हमारी जो देश की सेना है वो कितनी सक्षम है। अब भारत जो है वो किसी परमाणु धमकी से नहीं करता, बल्कि अब वो घर में घुसकर मारता है। बिल्कुल, और वहीं अगली खबर की अगर बात करें तो IGI एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ये खबर है, दिलचस्प होने के साथ साथ हम सभी के काम की भी है। जी हां, अपग्रेड रनवे पर अब कोहरे में भी बेहतर लैंडिंग हो सकेगी। आपको बता दें कि इस रनवे के अपग्रेड होने से 50 मीटर विजिबिलिटी पर फ्लाइट को लैंड किया जा सकता है। तो अपग्रेड हो गया है IGI एयरपोर्ट और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जब सर्दियाँ होंगी तो हम लगातार देखते हैं कि विजिबिलिटी की वजह से कई बार फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
और बिल्कुल जो अगली खबर है वो जुड़ी हुई है भारत के साथ। जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से व्यापारिक संबंध जो हैं, यानी एफटीए की अगर बात की जाए तो भारत और यूरोप के जो 4 देश हैं उनके साथ एफटीए को खासतौर से अगर जोड़कर देखा जाए, जिसके तहत ना सिर्फ भारत में जो निवेश है वो बढ़ेगा और निवेश बढ़ने के साथ साथ जो रोजगार के अवसर हैं वो ज़्यादा हम कह सकते हैं उनका सृजन होगा और साथ ही भारत की जो निर्यात की स्थिति है बेहतर हो सकती है। इन 4 देशों की अगर बात की जाए 1 अक्टूबर से ये जो एफटीए है, भारत और एफटीए जो है लागू होगा, जिसके चलते कई ऐसे अलग अलग उत्पाद हैं ना सिर्फ जिनका निर्यात जो है बढ़ सकेगा बल्कि इसके जरिए रोजगार की संभावनाएं भी और ज़्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि CSIR ने प्राचीन ज्ञान से नई दवाइयां तैयार की है। जी हां, आधुनिक विज्ञान से मधुमेह, कैंसर, फैटी लिवर की दवाएं तैयार की गई है। आपको बता दें कि लगातार जिस क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप अब ये दवाएं अभी तैयार की गई है। CSIR की लखनऊ स्थित 3 प्रयोगशालाओं ने ऐसी 13 दवाइयां विकसित की है जिन्हें स्टार्टअप के जरिए सुरक्षित तरीके से मरीजों तक पहुंचाने की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। और CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान में इस विषय पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया है। और बिल्कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए किस तरीके से लगातार हम कह सकते हैं हमारे देश में अनुसंधान हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं। जो अगली खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है। जो मलेरिया जैसे रोगों की अगर बात की जाए, हाथों हाथ अब उसकी जांच हो सकेगी, साथ ही कैंसर की भी जो प्रारंभिक पहचान है वो हो सकेगी। इसके लिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है कि डॉक्टर जो है उसको अगर अपने क्लिनिक पर भी रखते हैं तो हाथों हाथ आपको बता सकते हैं क्या मलेरिया के सिम्टम किसी के शरीर में है या नहीं। और उसके साथ ही कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियाँ हैं इनके भी कहीं ना कहीं इस तरह के सिम्टम जो हैं, शुरुआती सिम्टम जो हैं वो बता सकते हैं। और खासतौर से जो डिवाइस है अलग तरह के जो केमिकल्स हैं उनकी भी पहचान करती है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो एक क्वालिटी है, जो शुद्धता है उसको भी माप सकेगी। तो ये थी खबरें आज में जो कि हम कह सकते हैं काफी खास रही। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कोरस टाउनशिप में हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस अधिकारी मारे गए, 2 अन्य घायल हो गए। वहीं इस दौरान हमलावर भी मारा गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कल अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 1/4% की कटौती की, जिससे ये 4.0% से 4.25% के बीच आ गई। पिछले साल के बाद से ये पहली ब्याज दर कटौती है। यूक्रेन को अमेरिका और सहयोगी यूरोपीय देशों से पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और प्रेस रॉकेट लॉन्चर के लिए मिसाइलें प्राप्त होंगी। इन हथियारों की आपूर्ति एक नए वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस महीने की 29 तारीख को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है। नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण की जानकारी दी। और आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। तो भारतीय IT सर्विस कंपनियों के राजस्व में वित्त वर्ष 2027 में 5 से 6% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि कार्य की मात्रा में 8 से 10% की वृद्धि हो सकती है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST 2.0 सुधारों के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती से उपभोक्ताओं को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे आम लोगों के हाथों में बचत या विवेकाधीन खर्च के लिए अधिक पैसा बचेगा। भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है और देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। BSNL और डाक विभाग के बीच समझौता। डाक विभाग देश भर में BSNL सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए अपने 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के डाक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। तो इसके साथ ही आइए अब नजर डाल लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खास खबरों पर हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज टोक्यो में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा का फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। नीरज डिफेंडिंग चैंपियन है, ऐसे में उनकी नजर अपने खिताब को बरकरार रखने की रहेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 102 रन से अपने नाम कर लिया। इस तरह 3 मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर आ गई है। वहीं एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम आमने सामने होंगी। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी अहम है।
पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 4 में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात की टीम को 41 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 146 रन बनाए, जिसके जवाब में यूएई की टीम 17 ओवर 4 गेंद में 105 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। अब सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत के बीच एक बार फिर भिड़ंत देखने को मिलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रविवार यानी कि 21 सितंबर को खेला जाएगा। और आइए बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। खासतौर से विटामिन ए की बात करें तो ये एक आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन ए की कमी से दृष्टि को ये प्रभावित कर सकती है। दृष्टि के लिए ये कितना जरूरी है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। विटामिन ए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर के लिए उपयोगी होता है। विटामिन ए के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, रोगों से बचाव में उपयोगी, शरीर के अंगों के सर्वोत्तम कार्य करने में सहायक, आंखों में महत्वपूर्ण संरचनाओं की रक्षा करना, कॉर्निया, कंजंक्टिवा, फोटोरिसेप्टर रॉड और रेटिना के शंकु कोशिकाओं की रक्षा करना, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना, वृद्धि और प्रजनन में भी विटामिन ए सहायक होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से अगर कम है तो थोड़ा बहुत ड्राइनेस स्टार्ट होता है। उसके बाद पुतली की जो ऊपरी लेयर्स होती हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है, जो हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसमें विटामिन ए की भी काफ़ी कमी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होता है इसमें आँखें होती हैं और उसमें भी कॉर्निया की पुतली जिसे हम कहते हैं। अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी सिवियर हो तो ये पुतली पूरी मेल्ट होके गल जाती है और पेशेंट या जो मरीज होते हैं जनरली बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, इनकी पूरी जिंदगी इनके आगे है और इनकी पुतली मेल्ट हो गई है, नज़र की संभावना बिल्कुल चली जाती है और साथ ही इन्फेक्शन बनने का भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हर वर्ष विटामिन ए की कमी के कारण कई बच्चे दृष्टिहीनता का शिकार हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी तब होती है जब व्यक्ति को आहार में पर्याप्त विटामिन ए की मात्रा न मिले। इसके अलावा लिवर की खराबी के कारण भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। किसी को भी विटामिन ए की कमी है तो बस केवल खाद्य पदार्थों से ये पूरा नहीं किया जा सकता और इसके लिए टैबलेट्स या फिर इंजेक्शंस लगवाने जरूरी होते हैं। आंखों के लिए हरी सब्जियां जो हैं जैसे पालक हो गया, ये हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं। और जो रंगीन सब्जियां होती हैं जैसे कि गाजर हो गया, येलो कैप्सिकम्स होते हैं, रेड कैप्सिकम्स होते हैं, जो भी रंगीन सब्जियां हैं और हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, वो ज़रूर अपने खाद्य पदार्थों में शामिल कीजिए ताकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। आवश्यक है कि अपने भोजन में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाए जिससे विटामिन ए की कमी से बचाव हो और आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पोषक तत्व प्राप्त हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिटनेस मंत्र के बाद आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
देखा आपने मौसम का हाल और इसी के साथ ही वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन संध्या, हर बार की तरह रोज की तरह अगर बात की जाए, आज कौन सी खास तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को हम यहाँ चलते चलते छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को आज छोड़े जा रहे हैं नवरात्रि उत्सव से पहले अहमदाबाद में गरबा जो रिहर्सल चल रही है उन झलकियों के साथ। तो आप लीजिए इन खूबसूरत लोक नृत्य का आनंद और इसके साथ ही मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मातारी